देखते हैं अपने टेस्ट में आए हुए प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है? डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता। तो देखते हैं अधिगम विकलांगता, जिसको अधिगम अक्षमता भी कहते हैं, लर्निंग इनकैपेबिलिटी। तो इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। ये स्क्रीन पर आपको इससे संबंधित जो विकार जो है, अक्षमता वो दिखाई गई है। जैसे हम पहला है डिसलेक्सिया, जिसमें पढ़ने से संबंधित विकार होता है। डिस्ग्राफिया, लेखन से संबंधित विकार होता है। डिसकैल्कुलिया, गणितीय कौशल यानी जोड़, प्लस माइनस, टू भाग, इनसे रिलेटेड जो दिक्कत विकार होता है उसको डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिसफेसिया, वाक संबंधी यानी बोलने से संबंधित जो विकार होता है उसके लिए होता है। डिस्प्रेक्सिया, लेखन एवं चित्रांकन। तो आप कंफ्यूज न हो जाएं, लेखन यहाँ पर भी है और लेखन यहाँ पर भी है। ये जो लेखन जो है ये क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स या जो वर्ण जो होते हैं उसमें डिफरेंट नहीं कर पाना। जैसे स्मॉल h और स्मॉल n, इसमें अंतर नहीं कर पाना शामिल होता है, इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। जैसे 6, 9, ये डिफरेंट जो है, जैसे 9 उसमें। और यहाँ जो लेखन और चित्रांकन यानी अक्षरों को सही नहीं लिखना, टेढ़े मेढ़े लिखना या नहीं लिख पाना, ये इससे संबंधित है। डिस ऑर्थोग्राफिक यानी वर्तनी से संबंधित विकार है ये। डिस ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर, ये श्रवण से संबंधित है। ऑडियो जो होता है से बना है ये शब्द, ठीक है। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, ये दृश्य यानी देखने से संबंधित विकार होता है। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी यानी इंद्रिय, और समन्वय क्षमता यानी एक साथ जो इंद्रियां हैं उनसे काम नहीं ले सकते हैं, इससे संबंधित विकार होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक पठन विकार, संगठनात्मक एक साथ पठन विकार। जैसे ये शब्द है ऑर्गेनाइजेशनल, अब ये पढ़ने जैसे नहीं पढ़ पाता है कोई बालक, तो उसके लिए ये है। जैसे ये वर्ड आया आपके डिसऑर्थोग्राफिक, डिस्प्रेक्सिया, तो ये जो शब्द जैसे बड़े शब्द जो होते हैं या एक साथ जो पढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है तो नहीं पढ़ पाते, उसके लिए ये विकार होता है। तो हमारे प्रश्न में क्या है, लिखावट से संबंधित, लिखावट संबंधित यानी डिस्ग्राफिया, यानी ऑप्शन सी, जैसे स जो है वो राइट हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इसके लिए आपको CCE जो है इसको समझना होगा। CCE में दो चीज़ें होती है, एक होता है FA और एक होता है एसे, ठीक है। ऐसे इसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, यही एक योगात्मक मूल्यांकन है। ये क्या होता है, साल में 1 या 2 बार होता है। जैसे हम अगर परंपरागत परीक्षाओं के संदर्भ में देखें तो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं जो होती है उसके संदर्भ में, और जो ये प्रथम परक, द्वितीय परक, इस तरह से जैसे वीकली, मंथली या यूनिट वाइज जो टेस्ट या मूल्यांकन होता है उसको हम FA फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन जो है वो पूरे सिलेबस का एक साथ लिया जाता है, पूरा पाठ्यक्रम हो जाए उसके बाद वर्ष के अंत में या मध्य में। तो ऑप्शन डी जो है, सत्र के अंत में विद्यार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, ये इसका राइट हो जाएगा पूरा मिला के, ठीक है। समेटिव इवोल्यूशन योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, सत्र के अंत में अंतिम आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। अधिक भाषाएं बोलते हैं
तो निम्न में से दो भाषा बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ, उनको क्या बेनिफिट है, प्रॉफिट है, इसको बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है अवधारणा पठन में सुविधा। अवधारणा यानी कंसेप्ट। तो आप दो भाषाओं को जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, ठीक है। तो क्या होगा कि दो भाषाओं को जानते हैं तो दो अलग अलग लैंग्वेजेस में आप बुक्स या उस रिलेटेड मैटर जो है उसको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। तो एक तरह से आपका कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा है विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा। मतलब आप एक से अधिक लैंग्वेज जब जानते हो तो जब किसी से बात करोगे या उसका जब विश्लेषण करोगे तो आप एक से अधिक तर्क दे पाओगे अलग अलग लैंग्वेजेस में, इस तरह से। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा। संज्ञान जो है उसमें भी ये बेनिफिशियल होगा, सुविधा युक्त होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो भाषाएं जो जानते हैं उसके लिए अवधारणा पठन में भी सुविधा होती है, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होती है और संज्ञानात्मक लचीलेपन की सुविधा भी मिल जाती है। तो इस तरह से जो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन द जो है, विकल्प द, ये अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि करा रहा है। गतिविधि हो रही है। पहली गतिविधि है, न केवल यह पूछ रहा है कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। एक गतिविधि यह है कि वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं टीचर, कैसे, क्यों और क्या, इस तरह से। दूसरी गतिविधि यह है कि उन्होंने एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो वो बच्चों से पूछ रहे हैं कैसे और क्यों, और दूसरा उनके उत्तरों की परख और तुलना करने में भी मदद कर रहे हैं, जो सबसे अच्छा जवाब है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके हम। पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा आलोचनात्मक सोच, तीसरा एकीकृत सोच और द है चौथा ऑप्शन अवधारणा मानचित्रण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे बच्चे जो हैं उनसे जब पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछें कैसे और क्यों, तो सपोज आप क्लास में अगर पूछते हो कोई भी क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स हैं वो एक जैसा जवाब देंगे या अलग अलग जवाब आएगा। तो ऑब्वियसली सभी बच्चों का दिमाग जो बुद्धि लब्धि है वो डिफरेंट है, इसलिए जवाब जो हैं वो भी अलग अलग आएंगे। तो हम जो समानता वाला पहला ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा आलोचनात्मक सोच। अब ये एक तरह से नेगेटिविटी के लिए आता है शिक्षण के क्षेत्र में, कि एक अध्यापक को जो है वो बच्चों में इस तरह की योग्यता जो कौशल है उसका विकास नहीं करना है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरी गतिविधि है उसमें देखिए कि विभिन्न उत्तरों में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। और एक है एकीकृत सोच। तो हमने कहा कि सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी। तो कुल मिला के ये जो है एक अवधारणा मानचित्रण हो रहा है। कंसेप्ट मैपिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, कंसेप्ट मैपिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें या सारे पॉइंट अवयव जो हैं उसके बारे में विस्तृत व्याख्या की जाती है और समझाया जाता है। ये डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हैं। जैसे टीचर को प्लांट पढ़ाना है, प्लांट के बारे में, पौधों के बारे में, तो वो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे पौधों में जड़ होती है, रूट्स, जड़ को क्या है, किसकी वो क्या खोजती है, तो जैसे वो पानी ढूंढा, पानी है उसको, और जैसे उसमें पत्तियां होती है उसको भी पानी की आवश्यकता होती है, तो जड़ है वो पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर हमने देखा पत्तियां, तो पत्तियों का रंग क्या हुआ, हरा, ग्रीन, तो कलर का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। पौधे में पत्तियां होती है हरे, जिसको पानी की आवश्यकता होती है, रंग हरा होता है। फिर देखा पौधे को जो है सूर्य, सनलाइट जो है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो वहाँ से एक और कंसेप्ट क्लियर हुआ, वो येलो कलर का होता है। प्लांट में फ्लावर, फूल होते हैं, उसको क्या होता है, फूल जो हैं वो पीले कलर का भी हो सकता है। इस तरह से ये एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैसे
और क्यों, इसके द्वारा संबंधित जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसके बारे में बच्चों से क्या किया जा रहा है, बहुत सारी उसकी अवधारणा प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है। तो ये राइट हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो मेरा आप जितने भी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब से एक सलाह है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। यहाँ पर नहीं है ये पूछा है, जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ना लास्ट में सत्य नहीं है या असत्य है या गलत है, इस तरह से पूछा जाता है बहुत सी बार, तो आप कंफ्यूज न हो जाएं। यहाँ मूल्यांकन की विशेषताएं पूछी है लेकिन कौन सी नहीं है ये पूछा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। ये देख लीजिए, मूल्यांकन में वैधता, वैलिडिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, समग्रता, कॉन्फिडेंसिवनेस, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, व्यवहारिकता, प्रैक्टिकली, और मानकता जिसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन सा नहीं है, तो पक्षपातपूर्ण ये मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, व्यवहारिकता है, वैधता है और विश्वसनीयता है, तो राइट हो जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। पहले विवरण समझाया जा रहा है, फिर पढ़ाने का काम हो रहा है। छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए, स्पष्ट निष्कर्ष निकालने के लिए किसको कहा जा रहा है, बच्चों को। तो ये किसका उदाहरण है, तो अभी हमने समझा अवधारणा मानचित्रण, तो आपको समझ में आ गया है अवधारणा मानचित्रण में क्या होता है। जो भी कंसेप्ट विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसके बारे में सब कुछ पहले से, मतलब सब कुछ एक एक करके बताना। यहाँ पे कविता का विवरण बता के निष्कर्ष बच्चों से निकलवाया जा रहा है, यानी अवधारणा मानचित्रण नहीं है। परिकल्पना, बच्चों को सोचने के लिए पहले नहीं कहा गया है, पहले विवरण समझाया है, पढ़ाया है, फिर निष्कर्ष निकला है, तो परिकल्पना मानचित्रण भी नहीं, ये भी नहीं। अब आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क को समझते हैं। निगमात्मक, आपने निगमन विधि पढ़ा होगा, ये इसी से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ। क्या होता है, पहले नियम समझाया जाता है और फिर उदाहरण बताया जाता है, तो वो निगमन विधि हो, निगमन। और ये होता है आगमनात्मक या आगमन विधि, उसमें क्या होता है, पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर नियम या सिद्धांत बताया जाता है, सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, कविता का विवरण, कविता का विवरण मतलब नियम समझाया है, फिर उसके बाद निष्कर्ष यानी उसके उदाहरण, मतलब उसको क्या समझ में आया ये बताया। पहले समझाया और फिर अगर नियम बताए जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आगमनात्मक। लेकिन पहले नियम बताया और फिर समझा रहे हैं, मतलब उसके उदाहरण बता रहे हैं, तो निगमनात्मक। तो यहाँ पे अपना जो है ये राइट हो जाएगा निगमनात्मक तर्क। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है। तो यहाँ पे समावेशी शब्द जो है उससे रिलेटेड बताया है, हमें ये जवाब देना है कि उसका मतलब क्या होता है। विशेष आवश्यकता वाले मतलब जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, शारीरिक अपंगता होती है या इस तरह के, तो उनको नियमित कक्ष में पूरा समय ही पढ़ाकर शिक्षित करना, यही समावेश शब्द का मतलब, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सामान्य बालकों के साथ नियमित कक्ष में पढ़ाना। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, तो उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। उन्होंने बुद्धि की बहुत सारी श्रेणियां बताई है, तो कौन सी जो है वो हमें बतानी है जो हार्वर्ड गार्डनर की है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है 1983 में। हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है उसको किस नाम से जानते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और इन्होंने इसमें 7 बुद्धि के प्रकार मतलब श्रेणियाँ बताई थी। कितनी श्रेणियाँ बताई, 7। लेकिन 1998 में इन्होंने संशोधन किया और एक श्रेणी और प्लस करी, जोड़ी।
ठीक है। और ठीक 2 साल बाद 2000 में फिर से एक श्रेणी इन्होंने जोड़ी, तो 7 तो थी, +1 + 1 इजिकल टू कितनी हो गई 9। वर्तमान में अभी इनके बुद्धि की श्रेणियाँ कितनी हैं 9। तो देखते हैं 9 प्रकार ये हैं। पहला है शाब्दिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। तो क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं, एक तो इनके बहुबुद्धि सिद्धांत की परिभाषा बता रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, इसीलिए तो ये इतने सारे प्रकार बताएं। तो ये आपका क्वेश्चन नहीं है कई प्रकार की होती है, कोई फ्रेम होते हैं, ये तो उनके द्वारा कहा हुआ कथन है। क्वेश्चन क्या है, बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। तो देख लें, विश्लेषणात्मक बुद्धि है, नहीं है, ये रखी लिखी आपके सामने। रचनात्मक बुद्धि नहीं है, व्यवहारिक बुद्धि नहीं है, तो कौन सी है, प्रकृतिवादी कौशल बुद्धि जो है वो ये रही, प्रकृतिवादी बुद्धि कौशल। तो राइट आंसर हो गया स। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिसके द्वारा ईद जिसको इदम कहते हैं पर आच्छद रहता है, आच्छद मतलब हावी, ढका हुआ रहता है, भारी रहता है, तो ये क्या कहलाता है, सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व या दबाव। तो सबसे पहले हम ईगो और ईद को समझते हैं। ये रहा इदम, ईद जिसे कहते हैं, ये क्या करता है, अचेतन मन का अध्ययन करता है, ये अचेतन मन से संबंधित होता है। अब इसमें क्या होता है, तो ये प्रत्येक कार्य अचेतन मन में व्यक्ति करता है। कोई भी कार्य वास्तविक रूप में व्यक्ति करने से पहले मन में उसको सोचता है, ये मन का राजा होता है। अच्छे कार्यों से बुरे कार्यों की ओर ले जाता है, बुरे कार्यों की ओर ले जाता है। ध्यान रखना, इदम जो है वो क्या करता है, अच्छे कार्य से बुरे कार्यों की ओर ले जाता है, और इसीलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी है, पशु प्रवृत्ति होती है, पाश्विक। और ये भोग विलास की भावना होती है इसमें, और निरंकुशवादी होती है, निरंकुशवादी होता है ये। अब देखते हैं अपन ईगो को समझते हैं। ये चेतन मन से संबंधित है, इसका संबंध किससे है, चेतन मन से। और ये इदम और सुपर ईगो दो है, इन दोनों के बीच में होता है, मतलब इसमें क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। ये मन का वकील होता है, मतलब सही गलत का फैसला लेने में मदद करता है। वास्तविकता का परिचायक होता है, ये जो है वो रियलिटी में रखता है, सपनों की दुनिया में नहीं, है ना, वास्तविकता में। फिर ये समायोजन का आधार होता है और सही गलत का फैसला लेता है। हमने पहले ही बताया ये मन का क्या है, वकील है, तो सत्य असत्य बुरे सही गलत में फैसला करवाता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि एक प्राथमिक साधन, जैसे हम यहाँ पे सुपर ईगो की तो बात हो ही नहीं रही है, आमोद सिद्धांत जैसे द्वंद्व में क्या होता है कि दो होते हैं, चॉइस जैसे हैं, जैसे एक ये है और ये है। अब इन दोनों में से हमें किसी एक का चयन करना है, तो ये द्वंद्व, टकराव हो रहा है, ठीक है। परिहार परिहार, उपागम उपागम, उपागम परिहार, ये इस तरह के 3 इसके होते हैं। और दबाव में क्या होता है, दबाव जो होता है उसमें हम जो चेतन मन की कुछ जो चीज़ें होती है या जो कोई कार्य जो नहीं कर सकते हैं उनको धकेल कर अचेतन मन में डालते हैं। क्या करते हैं हम, चेतन मन से धकेल कर अचेतन मन में, मतलब हम कोई हमारी जो मन की जो इच्छाएं जो हैं, कोई कार्य है जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको दबाव मतलब करते हैं, पीछे की ओर धकेल देते हैं, दबा देते हैं ये। तो प्रश्न भी क्या कह रहा है कि ईगो जो है वो क्या है, ईद पर आच्छद यानी हावी हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन, जैसे ये हावी होगा तभी तो ये जो बुरा काम है उसको क्या करेगा, नहीं करके अचेतन मन में डालेगा। अचेतन मन तो क्या कर रहा है, बुरे कार्य को और ले जाता है, ये क्या करता है, बुरे कार्यों से बचाता है। तो जब ये भारी आच्छद होगा तभी तो बुरे कार्य से बचाएगा, तो ये कौन सा है, दबाव कहलाए। नेक्स्ट जो है अंतर्मुखता
बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा? व्यक्तित्व के लक्षण प्रकार जो हैं वो बताए हैं। तो हैंस आइजैक, आरबी कैटल, गॉर्डन ओलपॉट और कॉल रेजर्स। तो आइए पहले इसको अपन समझते हैं। ये जो यूंग, जिसको जुंग भी पढ़ते हैं, इन्होंने बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? बहिर्मुखता और अंतर्मुखता। ये इसने क्या बताया है? बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आ जाओगे जब मेन एग्ज़ाम में जाओगे तब। मैंने अभी टेस्ट में इसको इसीलिए डाला है, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अवधारणा दी है, बताया है, समझाया है। तो आइजैक, ठीक है, जिसको आइजैक भी कहा है, इन्होंने 3 प्रकार बताए। इन्होंने क्या किए हैं? 3 प्रकार बताए हैं 1947 में। पहला प्रकार जो है वो है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया है। दूसरा स्नायु विकृति और स्थिरता के आधार पर किया है। और तीसरा मनोविकृति और सुपर ईगो के आधार पर इन्होंने क्या किया है? व्यक्तित्व का विभाजन किया है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर्मुखता बहिर्मुखता। तो ये किसका हो जाएगा? हैंस आइजैक का। और अगर बहिर्मुखी और अंतर्मुखी हो तो ये किसका हो जाएगा? जुंग का। तो ये ध्यान रखना, शब्दों का फेर है। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है प्रेरणा का? प्रेरणा का ये उदाहरण लिखा है, उदाहरण, टाइपिंग मिस्टेक है, समझ ले। प्रेरणा का उदाहरण क्या सा है? एक स्टूडेंट है वो आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक, इमोशनल है और अच्छा करना चाहता है। भावुक है, सेंटिमेंटल है, बहुत मेहनत नहीं हो रहा है, मन में बहुत सोच रहा है, तो इसलिए ये नहीं। दूसरा एक ब है जो सक्रिय, एक्टिव है और गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और प्रयास भी कर रहा है और उसको कंटिन्यूटी बना रहता है और उससे क्या होता है? अच्छे अंक भी प्राप्त कर लेता है। तो प्रेरणा जो है वो क्या करती है? किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट, मतलब चालक प्रदान करती है और चालक जो है वो कार्य को करवाता है और उस कार्य को करने के दौरान अगर प्रोत्साहन मिल जाता है तो क्या होता है? लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये देखें, सक्रिय है, लक्ष्य निर्धारित है, उसके कारण सक्रिय मतलब चालक है। चालक ने उसको क्या करवाया? प्रयास करवाया, प्रयास से उसको प्रोत्साहन बना रहा और उसने क्या किया? अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो ये जो है ब ऑप्शन ये राइट होगा। हम स और द को भी देख लेते हैं। स, वह क्या पूरा करना चाहता है? अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। तो सिर्फ ध्यान निर्देशित किया है, प्रयास नहीं किया। और प्रेरणा जो है वो काम करवाती है, एक्टिव करती है, ठीक है। ये कड़ी मेहनत करता है, शैक्षिक लक्ष्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव भी कर रहा है। तो मेहनत तो कड़ी कर रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है, लेकिन उसको क्या कर रहा है? सिर्फ अनुभव कर रहा है। इसलिए जो अपना ब है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? प्रेरणा है वो जो है, दो तरह से हम इसको देख सकते हैं, बाह्य और आंतरिक। किसी को देख के, दूसरों को देखकर मोटिवेट हो जाए या उसके देखादेख काम करे तो आंतरिक, और खुद से हो जाए बाह्य, दूसरों को देख के करे तो, और स्वतः खुद मन में सोच कर जाए तो आंतरिक। अब ये क्या कह रहा है कि बाह्य प्रेरणा मतलब दूसरों को देखकर जो हम कोई कार्य करने के लिए सक्रिय, एक्टिव होते हैं, वो एक अंत की युक्ति है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या होगी? तो भाई जो बाह्य प्रेरणा दूसरों को देखकर जो काम उसी वही नहीं कर, तो आंतरिक प्रेरणा वो तो अपने आप में एक अंत हो जाएगा। आंतरिक प्रेरणा जो है वो अपने आप में एक अंत है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या करता है? कार्य को करने के लिए सक्रिय करता है, यानी कार्य करवाता है। दिमागी आरोग्यता, ये क्या करवाएगा? काम को करने नहीं देगा, कार्य करने नहीं, दिमागी रूप से आरोग्य। अब अधिगम जो है, तो अधिगम में क्या होता है? सीखना होता है। अधिगम में क्या होता है? सीखना होता है। और सीखता क्यों है व्यक्ति? समायोजन करने के लिए वातावरण के साथ, ठीक है। और समायोजन करने के लिए उसको नियम, कानून, सिद्धांत की ज़रूरत होती है। तो ये अपना सही जवाब हुआ। और द्वंद्व में अभी पहले प्रश्न में आया, मैंने समझाया, इसमें दो ऑप्शन, कोई जैसे आम और तरबूज, दोनों में से किसी एक का चयन करना है, नहीं कर पा रहा है, वो क्या है? द्वंद्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है। सफल और प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है। क्या जान लेगा? शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, कैसे पढ़ाते हैं, क्या है उस तरह से सभी शिक्षण की विधियाँ। बच्चे कैसे सीखते हैं, विषय का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, और शिक्षा की संकल्पना। अब आप देखें कि उसको शिक्षण की सभी विधियां तो पता है, लेकिन उसको उसका उद्देश्य, एजुकेशन, शिक्षा के जो उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में ही अगर नहीं पता है, तो उसका जो शिक्षण है वो अप्रभावी रहेगा। क्यों पढ़ाना है ये पता ही नहीं है। फिर बच्चे कैसे सीखते हैं ये तो पता है, लेकिन अगर सिखाना कैसे है ये नहीं आता है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। और विषय का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, तो विषय का पूर्ण ज्ञान तो है ही नहीं, वो तो पहले से ही सोच रहा है कि कैसे प्राप्त किया जाए, ये जान जाए तब सफल प्रभावी होगा, लेकिन ज्ञान होना भी चाहिए। तो शिक्षा की संकल्पना मतलब शिक्षा के द्वारा बालक में क्या परिवर्तन, जैसे बालक में क्या परिवर्तन लाना है, क्या परिवर्तन लाना है, क्यों लाना है, कैसे लाना है, ये सब सीख जाए, ये सब आना चाहिए उसे, क्या, क्यों और कैसे। तो ये सब कहाँ होगा? शिक्षा की संकल्पना में। शिक्षा क्यों दी जाए बालक को, कैसे दी जाए, कब दी जाए, किस प्रकार की दी जाए, ये सब आना चाहिए, तभी वो क्या होगा? सफल और प्रभावी शिक्षक होगा। तो द जो है वो राइट होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनोविज्ञान की देन क्या है? विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। तो पहले जो परंपरागत जो शिक्षा थी, परंपरागत शिक्षा जो थी वो अध्यापक केंद्रित थी, और शिक्षा मनोविज्ञान की देन क्या है? अब शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। ये इसकी शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान जो प्रकृति वो कैसी है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मतलब विज्ञान है, साइंस है। तो साइंस कब होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो साइंस तभी होगा जब उसकी कोई निश्चित विधियाँ, तकनीक होती है, तब उसी को हम साइंस विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम ऑप्शन कि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो विज्ञान का अध्ययन नहीं करता है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो ये भी नहीं होता है, केवल सूचनाओं के आधार पर नहीं होता है सिद्धांतों का निर्माण। फिर इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन होता है। विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन होता है, और वो भी क्या बात हो रही है? केवल हो रही है।
इसलिए कि सिर्फ विद्यार्थियों के व्यवहार का अधिगम तो होता ही है, लेकिन केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अधिगम नहीं होता है। यह शिक्षक वातावरण में अधिगम करता है यानी विद्यार्थी स्टूडेंट के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करता है। तो ये इसलिए हम इसको शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? सबसे अधिक शिक्षा मनोविज्ञान, यह व्यक्ति के मन का अध्ययन का विज्ञान है, मन के अध्ययन का विज्ञान है। दूसरा, व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है। और यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान की अगर मनोविज्ञान के बारे में ही देखें, अगर मनोविज्ञान जो है उसको पहले आत्मा का विज्ञान कहते थे, आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतना, और अब वर्तमान में हम इसको व्यवहार का मनोविज्ञान कहते हैं। तो रही बात अब पहले ऑप्शन की, मन के अध्ययन का विज्ञान, तो मन का अध्ययन तो क्या करता है? मनोविज्ञान करता है, लेकिन हमारा प्रश्न किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान से। तो हम शिक्षा वाले ऑप्शन को ही देखेंगे। यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, इसका मतलब ये शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। हम यहाँ पे शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ये अपना सही जवाब होगा। मीनिंग को, शिक्षा मनोविज्ञान के मीनिंग, अर्थ को लेकर। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जैसे विधियाँ जो हैं, सिद्धांत जो हैं, वो व्यक्तियों पर लागू जरूर होते हैं और उन्हीं के लिए उसको बनाया गया है कि किस तरह से प्रभावी शिक्षण को बनाया जाए। लेकिन यहाँ मीनिंग की बात हो रही है, तो मीनिंग जो है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के विभिन्न चर किस प्रकार कार्य करते हैं? तो सबसे पहले तो हम शिक्षण के चर देखते हैं। शिक्षण के जो चर हैं उसमें पहला जो है वो चर जो है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट। और स्वतंत्र चर जो है वो शिक्षक होता है, और शिक्षक क्या करता है? शिक्षण व्यवस्था का नियोजन करता है और परिचालन करता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं शिक्षण की क्या है? धुरी जो है वो क्या है? शिक्षक है। दूसरा चर अपना है आश्रित चर, और वो है शिक्षार्थी। ये शिक्षार्थी जो है वो शिक्षक पर आश्रित होता है। तो ये शिक्षार्थी को शिक्षण व्यवस्था का नियोजन तथा परिचालन के अनुरूप ही क्रियाशील होता है। यानी शिक्षक जैसे जैसे शिक्षण व्यवस्था का नियोजन और परिचालन करता है, शिक्षार्थी जो है वो उसी के अनुरूप क्या होता है? क्रियाशील होता है। इसीलिए इसको हमने क्या किया है? क्या नाम दिया है? आश्रित चर। और तीसरा चर है हस्तक्षेपी या मध्यस्थ चर। ये क्या करता है? स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों के मध्य सक्रिय रहता है। मतलब इन दोनों के बीच में एक ब्रिज, पुल बनाने का जो काम करता है वो हस्तक्षेपी चर करता है। और ये संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया जो है उसको पूर्ण करता है। यानी शिक्षक जो पढ़ा रहा है और शिक्षार्थी जो पढ़ रहा है, उन दोनों के बीच में एक्टिव रहकर इनको क्या करता है? पूरा करता है। तो पूरा करेगा तो अब विभिन्न चर हैं वो कैसे? शिक्षक है वो किसको पढ़ा रहा है? शिक्षार्थी को। शिक्षार्थी किससे पढ़ रहा है? शिक्षक से। दोनों के बीच में क्रिया। और ये दो है स्वतंत्र चर, अपने हस्तक्षेपी या मध्यस्थ चर, वो क्या है? दोनों के बीच में एक्टिव है। तो क्या हो गया? एक तरह से ये सभी चर क्या कर रहे हैं? अंतः क्रिया कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं। तो ऑप्शन ब जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अधिगम की प्रकृति में निहित, या फिर ध्यान रखें निहित नहीं है,
अधिगम की प्रकृति में निहित नहीं है। तो अध्ययन विधि, तो अधिगम में क्या है, अधिगम में अध्ययन की विधि होती है। बौद्धिकता और कौशल, तो अधिगम में ये भी होता है। और तथ्यात्मक कौशल अधिगम में ये भी होता है। तो क्या नहीं होता है, ज्ञान का भंडार जो है वो अधिगम में नहीं होता है, ये शिक्षण में होता है। ज्ञान का भंडार शिक्षण में होता है, अधिगम में नहीं होता है। तो ये हो गया राइट आपका द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत व अधिगम सिद्धांत की, शिक्षण सिद्धांत व अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन चुनना है। सही कथन, तो ऑप्शन को देखने से पहले हम शिक्षण सिद्धांत और अधिगम सिद्धांत को देखते हैं। स्क्रीन पर आपको देखिए शिक्षण सिद्धांत के बारे में बताया गया है। शिक्षण सिद्धांत क्या होता है, ये शिक्षण चरों का उल्लेख करता है। शिक्षक का क्या व्यवहार करता है, क्यों करता है को स्पष्ट करता है। शिक्षक व छात्र की उपस्थिति आवश्यक होती है, इसमें दोनों में अंतर्क्रिया आवश्यक होती है। अनुदेशन व प्रारूप को महत्व दिया जाता है। ये शिक्षण सिद्धांत जो है इसके प्रयोग मानव पर होते हैं। ये शिक्षण सिद्धांतों का क्षेत्र संकुचित होता है। शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होते हैं शिक्षण सिद्धांत। अधिगम सिद्धांतों पर निर्भर होते हैं शिक्षण सिद्धांत, और इनकी शिक्षण सिद्धांतों की प्रकृति सामाजिक होती है और ये यथार्थ का चित्रण करते हैं। अब देखते हैं अधिगम सिद्धांत। तो प्रकृति व परिस्थितियों को महत्व दिया जाता है अधिगम सिद्धांत में। क्या सीखना, छात्र की विशेषता और परिस्थितियों को भी स्पष्ट किया जाता है अधिगम सिद्धांत में। शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। स्वक्रिया या फिर स्वयं के द्वारा भी सीखना संभव हो सकता है अधिगम में। अधिगम परिस्थितियों को महत्व दिया जाता है। प्रयोग जानवरों व मनुष्यों दोनों पर होते हैं और अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। अधिगम सिद्धांत स्वयं पर निर्भर होते हैं और अधिगम सिद्धांत स्वतंत्र होते हैं। इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है और ये वर्णनात्मक होते हैं अधिगम सिद्धांत। अब ऑप्शन को हम देखते हैं। ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत, शिक्षण प्रतिमानों व अधिगम सिद्धांतों स्वयं पर निर्भर होते हैं। अब आप देख सकते हो ये शिक्षण सिद्धांत में यहाँ पे देखो शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होते हैं, तो शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होते हैं, पहली बात राइट हो गई। फिर कह रहे हैं अधिगम सिद्धांत स्वयं पर निर्भर होते हैं, तो अधिगम सिद्धांत स्वयं पर निर्भर होते हैं, दोनों बात हो गई। कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होते हैं, अधिगम सिद्धांत स्वयं पर निर्भर होते हैं। दूसरा है शिक्षण सिद्धांत का क्षेत्र संकुचित होता है, तो आप देख सकते हैं शिक्षण सिद्धांतों का क्षेत्र क्या हो गया, संकुचित हो गया। और अधिगम सिद्धांत जो है उनका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, तो ये देख लीजिए व्यापक होता है। तो इस तरह से चारों ही बातें दोनों ही ऑप्शन में जो कही गई है वो सही है, यानी राइट हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। तो दो बातें, एक शैक्षिक प्रक्रिया के कितने अंग हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पर आपको बताएं। शैक्षिक प्रक्रिया, तो शैक्षिक प्रक्रिया में क्या होगा, शिक्षण होगा। तो शिक्षण के लिए क्या आवश्यक होगा, सिखाने वाला यानी शिक्षक होगा। किसको सिखाएगा, तो सीखने वाला यानी शिक्षार्थी होगा। और सिखाने के लिए विषय वस्तु होनी चाहिए। अब इनसे संबंधित क्या है, अब हमें यहाँ देखना है। तो हमारे ऑप्शन द जो है वो राइट होगा। शैक्षणिक प्रक्रिया के लिए उद्देश्य होगा किसका, शिक्षक के पास शिक्षण का। अध्ययन अध्यापन परिस्थितियाँ होगी यानी विषय सामग्री। और क्या होगा, शिक्षार्थी होगा, तभी ये होगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन द, इसमें सही हो गया। अब हो गया इसमें उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव दोनों मिलकर, कौन से, उद्देश्य और अधिगम अनुभव दोनों मिलकर क्या व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं, ये संकेत किससे मिलता है। मतलब आपने
उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षण करवा रहे और अधिगम करवाया और जो अधिगम के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हुआ उससे क्या व्यवहारिक परिवर्तन हुआ, ये तो सहायक सामग्री बिल्कुल सही, क्योंकि क्या व्यवहारिक परिवर्तन हुआ इसका संकेत हमें किससे मिलेगा, सहायक सामग्री से। हम जैसी सहायक सामग्री बना के प्रस्तुत करेंगे वैसे ही तो व्यवहारिक परिवर्तन होगा। फिर है मूल्यांकन, बिल्कुल सही, मूल्यांकन से ही तो संकेत प्राप्त होगा कि क्या परिवर्तन हुआ, क्या व्यवहारिक, कितना अधिगम हुआ। और अध्यापन विधियाँ, इससे भी ये मिलता है, तो यानी उपयुक्त सभी, ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है। अधिगम जो है वो कहीं पर भी सीखा हो सकता है। अधिगम जो है वो अभी हमने शिक्षण सिद्धांतों के बारे में ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाला जो हमारा वीडियो है उसे देख लेना, आपको शिक्षण और अधिगम से संबंधित सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। इसमें रीड की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो का आपको मिल जाएगा। तो अधिगम प्रक्रिया है वो विद्यालय में भी अधिगम होता है, समाज में भी होता है और परिवार में भी होता है इसका, तो ये अधिगम जो है वो उपयुक्त सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है। तो शिक्षण जो है उसमें तो शैक्षणिक प्रक्रिया शामिल होती है, शिक्षक होगा, तो शिक्षण जो है वो विद्यालय में ही पूर्ण होता है। शिक्षण विद्यालय में होगा, अधिगम कहीं पर भी हो सकता है। इसीलिए तो शिक्षण के क्षेत्र को, शिक्षण का जो क्षेत्र जो है वो कैसा है, संकुचित, और अधिगम का जो क्षेत्र है, अधिगम का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। ठीक है, तो ये राइट हुआ। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग है। तो शिक्षण प्रकरण, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया शिक्षण प्रकरण के अंग शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तो ये हो गया ब राइट। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए 25 प्रश्नों को ही लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को आपको समझाया जाएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एडुवेव्स चैनल है हमारा, और स्कूल एजुकेशन की तैयारी भी होती है, CBSE, RBSE, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अंग्रेजी और मनोविज्ञान को हम पढ़ाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।